नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के इस 39th लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि एनआर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक में से मैंने लिया है और उसी बुक में से मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैंने इसको पढ़ाया भी है। अगर आप चाहते हो कि आप पहले वीडियो देखो, जो कि मेरा सजेशन भी है, सबसे पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर आके क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो मैंने वीडियो इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके पहले वहां से आप वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आओ, इस वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं ये आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। इसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिख देना है। वहां पर लिखोगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आपने पेमेंट किया है। तो मात्र ये 2 चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद ये मोबाइल नंबर लिख देना जिससे आप टेलीग्राम चलाते हो। इसके बाद आपको जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो कोर्स है, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हिच वाज द फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में राइस का फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सा था? हाई यील्डिंग वेराइटी इन द वर्ल्ड ऑफ राइस, राइस के हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सी थी पूरी दुनिया में? TN1, IR8, जया या फिर पूसा बासमती। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो IR8 है ये वन ऑफ द फर्स्ट वेराइटी है, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट वेराइटी है जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी है। ये पूरी दुनिया में डेवलप करी गई थी। ये डेवलप कहाँ हुई थी? IR8 डेवलप इन 1966 एट IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रू पेटा एंड डिजीबू जीन। पेटा एंड डिजीबू जीन, ये 2 प्रकार के जीन थे, इन्हीं दोनों को क्रॉस करा के बनाया गया था। रेवोल्यूशनाइजिंग राइस प्रोडक्टिविटी विथ इट फोटो insensitive dwarf traits, डिजीबुजीन एंड ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। इसकी वजह से फिर ज्यादातर जो प्रोडक्शन हुआ राइस का वो बहुत तेजी से बढ़ा था। सबसे पहली वैरायटी कौन सी डेवलप करी गई थी? IR8 डेवलप करी गई थी, और फिर बाद में इसको भारत में इंट्रोड्यूस भी किया गया था। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी है? वो भी IR8 ही है। अगला क्वेश्चन है, मिरेकल राइस किसको कहते हैं? कौन सी वैरायटी को मिरेकल राइस कहा जाता है? IR8 को, TN1 को, जया को या फिर पंकज को? तो जो मिरेकल राइस होता है वो कहते हैं जया को। जया जो है ये एक तरीके की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी है जो कि इंडिया में डेवलप करी गई थी। ये डेवलप करी गई थी TN1 और टाइप 141 इन दोनों के क्रॉस से डेवलप करी गई थी, और डॉक्टर शास्त्री थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, जो कि एक राइस के ब्रीडर हुआ करते थे, और आउट परफॉर्म बोथ TN1 एंड IR8 अर्निंग दिस टाइटल ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने ये टाइटल इसको मिला था। ठीक, जया क्यों? क्योंकि ये मिरेकल राइस का जो टाइटल मिला था इस वजह से मिला था क्योंकि चाहे वो TN1 वैरायटी हो चाहे IR8 हो, उन दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये जया। इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया 1968 के बाद से, तो इसको फिर क्या किया कहा गया? मिरेकल राइस बता दिया गया। Why should nitrate fertilizer be avoided in flooded rice condition? फ्लडेड जब राइस कंडीशन होती है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर धान की खेती करते समय खेत में पानी भरा रहता है, एट दैट टाइप ऑफ फील्ड वी शुड नॉट अप्लाई नाइट्रेट फर्टिलाइजर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नाइट्रेट फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते, इसके पीछे रीजन क्या? प्रमोटिंग एल्गल ब्लूम्स, लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन लॉस, इंक्रीजिंग आयरन टॉक्सिसिटी, रिड्यूस जिंक एबिलिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कह रहा है प्रमोट
एल्गल ब्लूम्स, यानी कि एल्गी ज्यादा हो जाएंगे अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालेंगे। लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा लॉस हो जाएगा नाइट्रेट फर्टिलाइजर का। या फिर आयरन की जो टॉक्सिसिटी है ये बढ़ जाएगी। या फिर जिंक की अवेलेबिलिटी को घटा देगा अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होते हैं। जो नाइट्रेट होता है वो NH3- जो होता है, ये जो आयन है ये बहुत तेजी से मोबिलाइज हो जाता है वाटर में और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन। एनारोबिक कंडीशन में ये ऐसी चीजें होती हैं, कॉजिंग 60 to 70% नाइट्रोजन लॉस वर्सेस 30 to 40% एफिशिएंसी विथ अमोनियम फर्टिलाइजर इन रिड्यूस्ड जोन। ध्यान से समझना, ये जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है इसमें जो 60 to 70% जो नाइट्रोजन होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से ये फिर से नाइट्रोजन बन के गैस जो है वो हवा में उड़ जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इसके साथ साथ ये क्योंकि पानी में बहुत तेजी से घुल जाता है तो पानी में से घुल के फिर ये लीच आउट हो जाता है, यानी कि इसका जो न्यूट्रिएंट है, जो नाइट्रोजन है, वो जमीन के अंदर चला जाएगा, तो पौधे को मिल नहीं पाता है, इसकी यूज इफिशियंसी काफी घट जाती है। तो अगर इसकी जगह पर हम अमोनियम फर्टिलाइजर यूज करें, जैसे कैल्शियम अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं या अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, तो उनका जब हम यूज करते हैं तो इससे हमारा जो रिड्यूस जोन है उसमें डालते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन काफी लंबे टाइम तक मिलता रहता है। खैरा डिजीज इन द जिंक इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, खैरा डिजीज जो कि जिंक में लगता है ये किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा लप्पू सा क्वेश्चन है। आयरन की कमी से होता है, या फिर जिंक की कमी से, सिलिकॉन की कमी से, या फिर नाइट्रोजन की कमी से। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक की कमी से होता है। इसको सबसे पहली बार वाई एल नेने ने 1966 में जिंक की डिफिशियंसी को ऑब्जर्व करा था। और ये ऑब्जर्व कैसे हुआ था, जब जिंक में खैरा डिजीज लगती है तो रस्ट कलर की इसकी लीफ की टिप हो जाती है, यानी कि जो धान की पत्तियां होती हैं वो रस्ट कलर की हो जाती है, रस्टिंग होने लगती है। जैसे जब आपके आयरन में जंग लगता है, जो लोहे में जंग लगता है, तो जिस कलर का रस्ट दिखता है उसी कलर का बिल्कुल इसकी पत्तियां हो जाती हैं। इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं या फिर 0.5% का फोलियर स्प्रे कर देते हैं। इन दोनों चीजों को हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी खेत में खैरा डिजीज देखने को मिल रही है। व्हाट यूनिक टिश्यू हेल्प राइस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट इन फ्लडेड कंडीशन? कौन सा ऐसा यूनिक टिश्यू होता है राइस के प्लांट में जिसकी वजह से राइस जब फ्लडेड कंडीशन में होता है, जब उसकी पत्तियां तक डूबी रहती हैं, यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है और ये इसकी पूरी पत्तियां, जड़, तना जितना है सब पानी में डूबा रहता है, तब भी इसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया था और क्वेश्चन इस तरीके से कि धान जो है वो वाटर लॉगिंग कंडीशन में, यानी कि डूब जाने के बाद भी कैसे जीवित रहता है, मतलब उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो ये चीज आपसे पूछी जा रही है, ये जाइलम से मिलता है या फ्लोएम से मिलता है या फिर एरेनकाइमा से मिलता है या फिर कोलेरेनकाइमा से मिलता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो एरेनकाइमा है, ये एक ऐसा टिश्यू होता है राइस के अंदर जो कि फिल्टर करता रहता है पेरेनकाइमा टिश्यू फ्रॉम द चैनल फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन फ्रॉम लीव्स टू सबमर्ज रूट, इनेबलिंग सर्वाइवल इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में यहाँ से एरेनकाइमा से उसको क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो मिलती रहती है, तो इस वजह से पौधा जो है वो सस्टेन कर पाता है फ्लड कंडीशन को भी। द आइडियल सॉइल पीएच फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस की कल्टीवेशन करनी है तो एक आइडियल सॉइल का पीएच जो है वो कितना होना चाहिए? 4 से 6 होना चाहिए, या 6.5 से 7.5 होना चाहिए, या 7.5 से 8.5 होना चाहिए, या फिर 8.5 से 9.5 के बीच में होना चाहिए। तो आइडियल कंडीशन जो है राइस की कल्टीवेशन के लिए, आइडियल सॉइल का पीएच जो है वो आपका होना चाहिए 4 से 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। राइस थ्राइव्स इन एसिडिक कंडीशन वेयर आयरन एंड मैग्नीज सोलबिलिटी इंक्रीजेस थ्रू एक्सट्रीम एसिडिटी, यानी कि less than 4 में कॉजेज एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर 4 से कम हो जाएगा, बोले तो कितना हो जाए, मान लो 3.8 हो जाए या 3 pH हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सॉयल पीएच घटने से क्या होता है, सॉयल का पीएच ज्यादा घटने की वजह से एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। Which rice variety is tolerant to iron toxicity?
आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सी वेराइटी टॉलरेंट होती है, यानी कि अगर आयरन ज्यादा हो जाएगा तो भी ये जो वेराइटी है राइस की वो सस्टेन कर पाएगी। IR8, फाल्गुना, जलमगन या फिर लूना सराय, इनमें से कौन सा वेराइटी है जो कि आयरन की टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर सकती है? तो आपका जो फाल्गुना वेराइटी है, ये एक ऐसी वेराइटी है जो आयरन की टॉक्सिसिटी को, जिसकी वजह से ब्राउनिंग स्क्रॉचिंग डिजीज होती है, जिसको हम स्कॉर्चिंग बोलते हैं, राइस स्कॉर्चिंग डिजीज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राइस स्कॉर्चिंग डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है, तो ये होती है अपनी आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। तो ये जो वेराइटी है ये आयरन की टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर जाती है। कौन सी वेराइटी है? फाल्गुना वेराइटी। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस? हाइब्रिड जो राइस होता है उसका सीड रेट कितना होता है? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 1.5 टू 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आप थोड़ा देखिए, सोचिए और फिर बताइए। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कैसे? जो हाइब्रिड विगर ग्रोथ होती है ये अलाउ और लोअर सीडलिंग वर्सेस 100 किलोग्राम फॉर द ब्रॉडकास्टिंग और 60 किलोग्राम फॉर ड्रिलिंग। यानी कि जब हम अगर ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। और अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो हमको मात्र 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। वहीं अगर हम इससे लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिड रहेगा तो 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और वहीं अगर ये रहेगा तो इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? डेपोग मेथड। कौन सा मेथड? ये डेपोग मेथड होता है, या शायद डेपोग होता है या CRI मेथड होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। नहीं, CRI तो गेहूं में होता है, डेपोग होता है शायद। एक बार मुझे करेक्ट करना, शायद मैं भूल रहा हूँ, डेपोग होता है शायद। ये 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। व्हिच राइस वेराइटी शो टॉलरेंस टू बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट? जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है इसके प्रति टॉलरेंट कौन सी वेराइटी है? TKM6, IR8, जया या फिर पूसा बासमती एक? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो TKM6 है। ये जो TKM6 वेराइटी है राइस की, ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसके प्रति टॉलरेंट होती है। TKM से कैरी XA जीन कन्फरिंग रेजिस्टेंट टू जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी है जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का कारण होता है, अनलाइक ससेप्टेबल हाई यील्डिंग वेराइटीज। और दूसरी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं वो ससेप्टेबल होती हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगने की संभावना है तो वहां पर हमको कौन सी वेराइटी ग्रो करनी चाहिए? TKM6 वेराइटी को हम वहां पर ग्रो कर सकते हैं। राइस इज क्लासिफाइड एज, राइस को किस में क्लासिफाई किया जाता है? राइस मतलब कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है, C3 प्लांट है, कैम प्लांट है या फिर डे न्यूट्रल प्लांट है? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आज ही की वीडियो में, जो आज मैंने सुबह जो वीडियो अपलोड करी थी उस वीडियो में मैंने बताया था कि C3 C4 प्लांट और कैम प्लांट के बीच में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझाया है। वहां पे मैंने बताया था कि जो राइस है वो कैसा है, तो राइस जो है वो आपका C3 प्लांट है। ठीक, राइस इज ए फोटोसिंथेटिकली पाथवे lack cranch anatomy, making it less water use efficient than C4 like maize, requiring 5000 लीटर पर 5000 लीटर वाटर पर किलोग्राम ग्रेन। यानी कि जो C3 प्लांट होते हैं इनकी वाटर यूज जो इफिशियंसी होती है ये काफी ज्यादा लो होती है, और जो C4 प्लांट होते हैं इनकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो क्योंकि राइस जो है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी बहुत कम है, कितना है शायद 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा करके है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। 1 पॉइंट समथिंग है कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, परसों या कल मैंने आपको पढ़ाया था। जो आपको इसी ये जो सीरीज चल रही, जो सीरीज आप देख रहे हो, इसी सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या था एग्जैक्ट, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्किप हो रहा है। वाटर यूज इफिशियंसी मैंने क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। तो आपके जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।